हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनालिटी क्या है, पहले हम जान लेते हैं पर्सनालिटी किससे बना हुआ है। पर्सनालिटी जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना। क्या है? पर्सोना, उसी से बना हुआ पर्सनालिटी। तो पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मुखौटा। व्यक्ति अगर ऊपर से कोई मुखौटा लगाता है तो उससे क्या पता चलता है? चेहरे से जो होता है हम उसके व्यक्तित्व की पहचान नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले जो ऐसा माना जाता था, पहले जो है चेहरे के देख कर लोग बताते थे कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम उसके गुणों को देखकर जान नहीं जाते कि इसका व्यवहार कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, इसका व्यवहारिक गुण कैसा है, नैतिक गुण कैसा है, जब तक ये सब चीज़ हम जान नहीं लेंगे तब तक हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है हम नहीं बता सकते वो किस व्यक्तित्व का व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो पर्सनालिटी है वो पर्सोना शब्द से बना हुआ है। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ होता है मुखौटा। अब कई वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है व्यक्तित्व की, तो एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। पहले हैं गिलफोर्ड साहब। गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व जो होता है गुणों का समन्वित रूप है। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के अंदर समाहित जो भी गुण हैं उन्हीं का समन्वित रूप है, मतलब उन्हीं का योग है। उन्हीं गुणों को मिलाकर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। तो व्यक्तित्व क्या है? गुणों का समन्वित रूप है। अल्पोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। तो व्यक्ति क्या होता है कि उसके अंदर जो व्यक्तित्व होता है, मतलब उसके अंदर जो गुण होते हैं, उसी के आधार पर वो वातावरण के साथ अपना समायोजन करता है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा होगा उसका वातावरण के साथ समायोजन भी उसके व्यक्तित्व पर ही निर्भर करेगा। अगले हैं वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक। उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। क्या है? व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। तो व्यक्ति जो है लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका व्यवहारिक गुण कैसा है, उसका जो समग्र विशेषता है उसके व्यवहार की, वही बताता है उस व्यक्ति की व्यक्तित्व कैसा है, उसका पर्सनालिटी कैसा है। तो किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। तो ये तीनों परिभाषा आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये परिभाषा पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये कथन जो है आते रहते हैं एग्ज़ाम में कि ये कथन जो है किसने कहा है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि व्यक्तित्व जो है आनुवांशिकता और वातावरण की संयुक्त उपज है। तो व्यक्ति के अंदर जो गुण विकसित होते हैं, कुछ जन्मजात होते हैं, कुछ अर्जित होते हैं। तो जो जन्मजात गुण होते हैं और जो अर्जित गुण होते हैं उन दोनों का जो संयुक्त उपज होता है व्यक्तित्व। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो आनुवंशिकता से प्रदर्शित होता है और वातावरण से भी प्रदर्शित होता है, दोनों के योग से प्रदर्शित होता है। या कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ये मुख्य पॉइंट है, इसको याद रखिए। व्यक्तित्व में व्यवहार के तीनों पक्षों को देखा जाता है, ज्ञानात्मक पक्ष भी, भावात्मक पक्ष भी और क्रियात्मक पक्ष भी। तो ये तीनों पक्ष शामिल होते हैं व्यक्तित्व में। व्यक्ति का ज्ञानात्मक पक्ष क्या है कि व्यक्ति जो है किसी घटना को किस तरीके से उसको देखता है, उसको उससे किस प्रकार ज्ञान अर्जित करता है, फिर ज्ञान अर्जन के बाद उस पर जो है भाव व्यक्त करता है, मतलब संवेग उत्पन्न होता है। संवेग के बाद वो उस पर प्रतिक्रिया करता है। तो इसलिए व्यक्तित्व जो है वो व्यवहार के तीनों पक्षों को सम्मिलित करता है। वो ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक है।
व्यक्तित्व बहुत से गतिशील गुणों का संगठन है। क्या है? हमने बताया ना, व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति के बहुत सारे गुणों का एक समन्वय होता है, योग होता है। तो व्यक्तित्व क्या होता है? बहुत से गतिशील गुणों का संगठन होता है। व्यक्तित्व वातावरण समायोजन स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो व्यक्तित्व क्या होता है? वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अब व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार के गुण मिले रहते हैं। व्यक्तित्व में क्या होता है? मनोवैज्ञानिक गुण भी होते हैं और शारीरिक गुण दोनों होते हैं। अब देखते हैं शारीरिक गुण में क्या आता है। शारीरिक गुण का मतलब होता है कि उसका स्वास्थ्य, शारीरिक गठन, वेशभूषा, वाणी, वो किस तरह बोल रहा है, किस तरह पहन रहा है, अपने शरीर पर कितना ध्यान दे रहा है, अपने स्वास्थ्य पर कितना ध्यान दे रहा है। तो ये सारे गुण के अंतर आते हैं। और मनोवैज्ञानिक गुण के अंतर्गत मैत्री भाव, परोपकार, समाज सेवा, बुद्धि, स्वभाव और चरित्र, ये मनोवैज्ञानिक गुण में आते हैं। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर कहा जाता है कुल व्यक्तित्व। तो इन्हीं गुणों से प्रदर्शित होता है मनुष्य का व्यक्तित्व। तो आई होप आप समझ में गए होंगे इस चीज़ से कि शारीरिक गुण और मनोवैज्ञानिक गुण का जो योग होता है वही कुल व्यक्तित्व होता है। अब व्यक्तित्व का वर्गीकरण देखते हैं। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक जुंग या युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। किसने? जुंग या युंग मनोवैज्ञानिक, इन्हें जुंग भी कहते। इन्होंने क्या कहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, फिर बहिर्मुखी का होता है और उभयमुखी। 3 प्रकार से इन्होंने वर्गीकृत किया है व्यक्तित्व को। किसने? जुंग या युंग ने। और इन्हें किस आधार पर किया है? सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर इन्होंने किया है। अब देखते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। ये आदर्शवादी होते हैं लेकिन संकोची स्वभाव के होते हैं। तो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति क्या होते हैं? संकोची स्वभाव होते हैं लेकिन अपने आदर्शों पर चलने वाले होते हैं। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असफल होते हैं। ये अपने विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपने विचारों को ये अपने मन में ही रखे रहते हैं, वो दूसरों से बहुत कम कहते हैं। बोलना व मिलना ये कम पसंद करते हैं। पढ़ने में रुचि अधिक होती है, कार्य क्षमता अधिक होता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है अंतर्मुखी वालों का, ये पढ़ने में जो रुचि जो है अधिक लेते हैं और इनकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है क्योंकि ये बोलना मिलना कम पसंद करते हैं। ये अपने केवल काम पर ध्यान देते हैं। अब अगला व्यक्तित्व है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। ये भौतिक और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। तो ये समाज से ज़्यादा जुड़े रहते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। अपने विचारों को, भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त भी करते हैं। ये अपने मन में कुछ भी रखते नहीं हैं, वो स्पष्ट जिससे कहना होता है वो कह देते हैं। आत्मविश्वास इसमें जो है चरम सीमा पर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वालों में। बाह्य सामंजस्य के प्रति सचेत रहते हैं। इसका मतलब कि जो बाहरी वातावरण है उसके साथ जो है सामंजस्य के प्रति वो सचेत रहते हैं और व्यक्तियों के साथ जो है वो जुड़ने से पहले सोच विचार कर जुड़ते हैं उनसे। तो इसलिए बाह्य सामंजस्य के प्रति वे सचेत रहते हैं बहिर्मुखी वाले। उभयमुखी क्या होता है? जो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होती हैं वो कुछ परिस्थिति में क्या होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं और कुछ में वो अंतर्मुखी भी होते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति अच्छा बोलता है और लिखता है लेकिन वो एकांत में कार्य करना चाहता है, तो ये किस प्रकार का व्यक्ति होगा? उभयमुखी का होगा, क्योंकि वो जब उसे सही वक्त होगा, सही परिस्थिति होगी तो वो बोल भी सकता है और लिख भी सकता है, लेकिन कार्य एकांत में करना चाहता है। मतलब कार्य जो है वो अपना एकांत में करना चाहता है, वो भीड़ में नहीं करना चाहता है। तो इस प्रकार जो है वो उभयमुखी में आएगा। तो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में दोनों गुण पाए जाते हैं, बस परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। कुछ परिस्थिति में बहिर्मुखी
व्यक्तित्व वाला प्रदर्शित करेगा और कुछ अंतर्मुखी। अगले हैं क्रेचमर, कैचमर, क्रेसमर। ये तीनों नाम इनको बोला जाता है। किसी किताब में लिखा रहता है क्रेचमर, तो किसी में कैचमर, तो किसी में क्रेसमर लिखा रहता है, तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये तीनों एक ही हैं। इन्होंने शरीर रचना के आधार पर अपना वर्गीकरण किया था। किस आधार पर? शरीर रचना के आधार पर। इन्होंने क्या कहा? लंबकाय और या एस्थेनिक किसी को बोलते हैं। उन्होंने पहला व्यक्तित्व क्या दिया? लंबकाय या एस्थेनिक। क्या है? एस्थेनिक। तो याद रखिए इसको, लंबकाय कहते हैं या एस्थेनिक कहते हैं। इसमें क्या होता है? व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति का कद लंबा होता है परंतु वो दुबला पतला वाला होता है, शरीर उसका दुबला पतला होता है। मांसपेशियाँ क्या होती हैं? अविकसित होती हैं, वजन कम होता है, उनमें कुछ चिड़चिड़ापन होता है, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, दिवास्वप्न आदि गुण इनमें होते हैं। यह व्यक्तित्व जो लंबकाय या एस्थेनिक होते हैं वो शक्तिहीन प्रकार के होते हैं, शक्तिहीन वाले व्यक्तित्व होते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों को क्रेचमर ने क्या कहा है? सिजोआइड। सिजोआइड क्या कहा है? सिजोआइड। तो याद रखिए क्या कहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रेचमर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसमें लंबकाय या एस्थेनिक को क्या संज्ञा दी है? सिजोआइड। क्या दिया है? सिजोआइड। अगले हैं, अगला दिया है व्यक्तित्व सुडौलकाय या एथलेटिक। क्या है? सुडौलकाय या एथलेटिक। इस प्रकार के लोग क्या होते हैं? खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें खिलाड़ी के गुण होते हैं। मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती हैं, गठीली होती हैं। तो सुडौलकाय व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती हैं, गठीली होती हैं। कद ना तो लंबा होता है और ना ही छोटा होता है। ये इनका शरीर पूरी तरह से सुडौल होता है और संतुलित दिखाई देता है। तो जो सुडौलकाय या एथलेटिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनका शरीर जो है सुडौल होता है और संतुलित दिखाई देता है, और इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी काफ़ी मिलती है ऐसे लोगों को। अगला व्यक्तित्व है पिकनिक या गोलकाय कहते हैं। पिकनिक या गोलकाय, इसमें क्या होता है? इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में क्या होता है? उनका कद छोटा होता है, शरीर भारी होता है और गोलाकार होता है, गर्दन छोटी होती है, मोटी भी होती है। खाने पीने और सोना काफ़ी पसंद करते हैं और ये खुश मिजाज भी होते हैं। तो इतनी विशेषताएं हैं गोलकाय या पिकनिक व्यक्तित्व वाले। तो एक एक कर आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार ये। सेल्डन द्वारा उन्होंने किस प्रकार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? इन्होंने भी शरीर रचना के आधार पर ही वर्गीकरण किया है। पहला इन्होंने क्या दिया है कि गोलाकार या एंडोमार्फी। गोलाकार या एंडोमार्फी बोलते हैं पहले व्यक्तित्व जो इन्होंने दिया है। इसमें क्या होता है? इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में व्यक्ति मोटा होता है, नाटा होता है और गोलाकार शरीर वाला होता है। क्या होता है? मोटा, नाटा व गोलाकार। यह क्रेचमर के पिकनिक या गोलकाय प्रकार की मिलता जुलता है। तो क्रेचमर में ने भी बताया था पिकनिक और गोलकाय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में कि वो मोटे होते हैं, नाटे होते हैं, गोलाकार होते हैं, वो सोना खाना पसंद करते हैं। तो उनसे मिलता जुलता है इनका भी सेल्डन द्वारा जो दिया गया था गोलाकार या एंडोमार्फी व्यक्तित्व। दूसरा इन्होंने दिया आयताकार या मेसोमार्फिक। क्या? आयताकार या मेसोमार्फिक। इनके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती हैं, शरीर गठन जो है काफ़ी सुडौल होता है। ये भी जो है क्रेचमर का एथलेटिक या सुडौलकाय प्रकार के समान होता है। तो क्रेचमर ने भी बताया था अपने एथलेटिक या सुडौलकाय व्यक्तित्व में उन्होंने बताया था कि उनकी मांसपेशियां विकसित होती हैं, गठीला शरीर होता है और ये इनकी समाज में प्रतिष्ठा भी बहुत मिलती है इन्हें। अगला है इन्होंने बताया लंबाकार या एक्टोमार्फी। क्या है? लंबाकार या एक्टोमार्फी। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का कद लंबा होता है परंतु शरीर जो होता है वो दुबला पतला होता है, अकेले रहना पसंद करते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं। ये भी क्रेचमर के लंबकाय या एस्थेनिक प्रकार के समान होता है। अब आते हैं, अगले हैं
कपिल व्यक्तित्व का जो है वर्गीकरण किया है। किसने? कपिल मुनि ने। पहला उन्होंने दिया है सतोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। सतोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में जो है गुण ही गुण होते हैं और वो ईश्वर और धर्म में विश्वास करते हैं। दूसरा है रजोगुणी, राजसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, जो राजाओं में गुण होते हैं। ये कर्म में विश्वास करते हैं। कर्म में विश्वास करने का मतलब कि जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उनको कहा जाता है वो कर्म में विश्वास करते हैं। और तमोगुणी अवगुण ही अवगुण होता है, उसमें दोष ही दोष होता है, वो केवल सुख की प्राप्ति के लिए अपना कार्य करते हैं। तो ये तमी गुण वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये कपिल मुनि ने इस प्रकार वर्गीकृत किया है व्यक्तित्व को सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी में। अगले हैं मनोवैज्ञानिक स्पेंजर। इन्होंने समाजशास्त्रीय व मूल्यों के आधार पर वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का। इसने स्पेंजर ने इन्होंने पहला व्यक्तित्व बताया है सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति या व्यक्तित्व कह सकते हैं। तो इसमें कौन से व्यक्ति आते हैं इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले, सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले? उसमें कवि आएंगे, लेखक आएंगे, दार्शनिक आएंगे। फिर उन्होंने दिया राजनैतिक प्रवृत्ति वाले। राजनैतिक में क्या आएंगे? मंत्री आते हैं, नेता आते हैं, प्रचारक आते हैं। इनमें राजनैतिक गुण होते हैं, तो इसलिए व्यक्ति कहा जाता है। और सामाजिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कौन होते हैं? समाज सेवी होते हैं, दयावान होते हैं, मिलनसार होते हैं, सहानुभूति रखने वाले होते हैं। तो ये सामाजिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। अगला है सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। कलाकार होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं, साहित्यकार होते हैं। तो इसमें आते हैं सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व। आर्थिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व के अंतर्गत कौन आते हैं? तो वो व्यापारी आते हैं, दुकानदार आते हैं, उद्योगपति। क्योंकि ये जो हैं यही अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि किस तरह जो है व्यापार को चलाया जाए, किस तरह जो है पैसों को जो है इन्वेस्ट किया जाए। तो ये आर्थिक प्रवृत्ति वाले, आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। फिर आता है धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। तो धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कौन होते हैं? संत होते हैं, पुजारी होते हैं और जो भक्त होते हैं, ये सभी धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। अगला है थॉर्नडाइक ने चिंतन के आधार पर, चिंतन और कल्पना के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया है व्यक्तित्व को। एक इन्होंने दिया है सूक्ष्म विचारक, दूसरा दिया है स्थूल विचारक और तीसरा दिया है प्रत्यक्ष विचारक। तो एग्ज़ाम में सीधे सीधे ऐसे पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? तो किस आधार पर? चिंतन और कल्पना के आधार पर किया गया। तो इसको आप रट लीजिए क्योंकि सीधे सीधे ऐसे पूछा जाता है इसमें। अगले हैं आइंजनेक द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। पहले उन्होंने दिया है अंतर्मुखता या बहिर्मुखता। अंतर्मुखता बहिर्मुखता एक साथ है। स्नायु विकृति, स्थिरता। पहला ये है अंतर्मुखता बहिर्मुखता, दूसरा है स्नायु विकृति स्थिरता, तीसरा है मनोविकृतता। परा अहम की क्रिया इसमें है। तो इतने मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। आपको अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वीडियो अगर करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।